बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 जनवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वॉशिंगटन डीसी और लंदन से रखेंगे, जहां पर खतरे की घंटी बजी है और लिंक हुआ है इस्लामाबाद रावलपिंडी सीधा वॉशिंगटन डीसी से। और ललकारा है रावलपिंडी ने वॉशिंगटन डीसी को। यह मेरा कहना नहीं है, यह टेलीग्राफ का कहना है। टेलीग्राफ हो या गार्डियन हो, ये दुनिया के मोतबर नाम है और मोतबर अखबार भी हैं और जरीदे भी हैं। और पूरी दुनिया में जब ये कोई खबर शाया करते हैं तो पूरी तहकीक के बाद, या कोई ओपिनियन शाया करते हैं तो उसके पीछे भी पूरी मंतक और तहकीक होती है। अब ये टेलीग्राफ लिख रहा है कि ये जो इमरान खान साहब को हाल ही में सजा दी गई है, 2 दिन पहले, आपको पता है कि 14 साल की सजा दी गई है। और उनकी बेगम, जिनका कुछ लेना देना नहीं था इस केस के साथ, बुशरा बीबी का, उनको 7 साल की सजा दी गई है। ये असल में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक पैगाम भेजा गया है। जी हां, ये लिखना है टेलीग्राफ का, ये हम नहीं कह रहे, कोई पाकिस्तानी मुबस्सर नहीं कह रहा, बल्कि टेलीग्राफ ये कह रहा है कि ये कन्फ्रंट्रेशन मोल ली है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने, जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने ये सीधा सीधा धमकी लगाई है, कन्फ्रंट्रेशन की है सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से। और जानबूझ के उनके हल्फ लेने के ठीक 3 दिन पहले यह सजा सुनाई गई है। टेलीग्राफ लिखता है कि सदर ट्रंप के 2 करीब तरीन साथी रिचर्ड ग्रैनल, जो आप सबको पता है कि उनके खसूसी एलची हैं, और मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि जो रिचर्ड ग्रैनल थे, उनको पहले हमारे जराए और बहुत ही मुसद्दिका जराए ये बताते हैं कि उनको टिप किया था सबसे पहले कि उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाएगा, जो सदर के बाद सबसे अहम ओहदा होता है अमेरिकी हुकूमत या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो सदर, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। जैसा कि आपको पता है कि सदर ओबामा के साथ हिलरी क्लिंटन थी और भी बहुत बड़े नामी ग्रामी आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत सारे याद हैं। तो रिचर्ड ग्रैनल को यह टिप किया गया था या बताया गया था कि आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो सकते हैं। रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बहुत ही मोतबर जो है वो नाम है डिप्लोमेसी में। वो इससे पहले अमेरिका के जर्मनी में सफीर रह चुके हैं और जर्मनी को नाकों चने चबवा चुके हैं, बल्कि पूरे जो नेटो के यूरोप से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े ममालिक थे उनको नाकों चने चबवा चुके हैं। बहुत ही टफ डिप्लोमेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, याददाश्त भी बहुत लंबी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सीधी बात करने के आदी हैं। ये अलग बात है कि आजकल पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर ये मंजन बेचती है कि देखें रिचर्ड ग्रैनल खामोश हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है, वो कोई पाकिस्तान के मामले के लिए खामोश नहीं हुए। अमेरिका के अंदर, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक जो H1B वीजाज हैं, उनके ऊपर एक बड़ी खूनख्वार यहां पर बहस शुरू हो गई थी। सदर ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके कुछ लोग उसके हक में थे, कुछ खिलाफ थे, और एक घमसान की जंग यहां पर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई थी अमेरिका में। तो सदर ट्रंप ने सोचा कि उनके हल्फ लेने से पहले ही अगर उनके वजीर मशीर अपने ओपिनियन इतने खुल के एक दूसरे के खिलाफ देंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को H1B के इशू की वजह से यह कहा कि जब तक हल्फ बर्दारी शुरू नहीं हो जाती, किसी भी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर आपने स्टेटमेंट नहीं देनी। इस वजह से तमाम इश्यूज के ऊपर, वो भले यूक्रेन हो, वो भले पाकिस्तान हो, भले हिंदुस्तान हो, भले चाइना हो, भले वो H1B का इशू हो, भले वो इमिग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हों, लोगों को जो यहाँ पर बगैर वीजे के उन्हें यहाँ से भेजना है, रखना है, कोई भी इश्यूज हों, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप की कैबिनेट के या अहम उनके लोग हैं, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन चौधरी निजामुद्दीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ये झूठ बोल रहे हैं कि देखें अब ग्रैनल चुप कर गए, मामला खत्म हो गया। अब टेलीग्राफ ये लिखता है कि क्योंकि जिनको सदर ट्रंप ने अपना अटॉर्नी जनरल नामजद किया था, उसके बाद उनके कुछ मसाइल हो गए कि उन्होंने सेनेट और कांग्रेस से उनकी नॉमिनेशन कंफर्म नहीं होनी थी, क्योंकि उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया गया था। और क्योंकि वो केस उनके खिलाफ दर्ज है, उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वही डिपार्टमेंट उनके नीचे आ जाना था। इसलिए उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। लेकिन विड्रॉ करने के बावजूद वो सदर ट्रंप के बहुत ही ज़्यादा, आप ये कहें कि मुतबर शख्सियत उनको सदर ट्रंप समझते हैं और बहुत ही अपने वफादार और करीबी आदमी समझते हैं। इसीलिए तो सदर ट्रंप ने उन्हें कलीदी ओहदा अटॉर्नी जनरल का दिया था, क्योंकि सदर ट्रंप के साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ कर रखा है उसमें जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं उसके बारे में सदर ट्रंप ये सोचते हैं कि उन्होंने अपना ऑफिस मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था।
इसलिए अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें वो भी बहुत ही अहम ऑफिस होगा। अभी इस वक्त मार्को रूबियो जो है वो सेक्रेटरी जनरल बने हैं, और वो भी जो हमारे चौधरी साहब हैं उनके लिए उनके ओपिनियन भी बहुत ही नेगेटिव हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका जब डिक्टेटर्स के साथ दोस्ती करता है और डिक्टेटर्स अपने अपने मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म करते हैं, तो पूरी दुनिया के लोग अपने डिक्टेटर से जो नफरत करते हैं इनडायरेक्टली अमेरिका से भी करते हैं। तो मार्को रूबियो भी ये कहते हैं कि अमेरिका को किसी भी डिक्टेटर का साथ नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रैनल और तीसरी तरफ उनके जो अटॉर्नी जनरल और रिचर्ड ग्रैनल हैं, ये तो ओपनली फ्री इमरान खान की बात कर चुके हैं और इसके ऊपर वाजे मैसेज पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद टेलीग्राफ लिखता है कि हल्फ से सिर्फ 3 दिन पहले ये सजा सुनाना ये वाजे चैलेंज है जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और जनरल साहब ने ये वाजे पैगाम भेजा है अमेरिका को और सदर ट्रंप को कि आपने जो करना है कर लें, हम तो यही काम करेंगे। तो अब टेलीग्राफ लिखता है कि सदर ट्रंप जब हल्फ लेंगे तो मामला जो है वो कशीदगी से शुरू होंगे, क्योंकि ये जो सजा दी गई है अगर इसको रोका जाता तो शायद जो अमेरिका ने, क्योंकि पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इनको सारा कुछ यहां से सपोर्ट मिला जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा बाजार गर्म किया जुल्म का, वो ये ना कर पाते अगर इन्हें सपोर्ट ना मिलती। और अब इन्होंने जो किया है एक मैसेज भेजा है सदर ट्रंप को कि हम अपनी मर्जी करेंगे, आपकी ये जो मैसेज है इसको हम सीरियस नहीं लेंगे, तो इसकी रिपरकशंस होंगी। ये बहुत ही अहम खबर है जो टेलीग्राफ ने पब्लिश की है, बहुत ही अहम ओपिनियन है, इसको हम जरूर फॉलो करेंगे और आपको इसकी अपडेट्स भी बताएंगे। यहां दूसरी खबर आपको ये पता हो कि कल मंडे वाले दिन आपका मंडे हो जाएगा, लेकिन जाहिर है अमेरिका के अंदर भी मंडे वाले दिन सदर ट्रंप जो है वो 20 तारीख को हल्फ लेंगे। और ये हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है पहले ये बाहर हो रही थी, पिछले दफ़ा सदर ट्रंप की जो इनॉग्रल सेरेमनी थी जिसके अंदर वो हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है, उसके अंदर 3 से 6 लाख के दरमियान लोगों ने अटेंड किया था। इस दफ़ा भी उम्मीद थी कि 3 से 6 या 8 लाख के दरमियान लोग आएंगे, लेकिन अमेरिका में इन दिनों बहुत ही शदीद सर्दी है, जिस वजह से सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने अब यह फैसला किया है कि वो जो तकरीब बाहर हो रही है वो बाहर नहीं होगी, अब वो एक हॉल के अंदर होगी। और जो हॉल है उसमें जाहिर है चंद 100 या चंद हज़ार लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी, तो अब ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आ सकेंगे। ज़्यादातर लोग जिनके पास पासेस थे, टिकट्स थी, वो अब नहीं जा सकेंगे। और ये हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है ये अब छोटे पैमाने पर होगी और कल वो हल्फ बर्दारी के बाद सदर बन जाएंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम शुरू कर देगी और फिर आपको टेलीग्राफ की स्टोरी के ऊपर भी काम होता हुआ कहीं ना कहीं से नजर आएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने अमेरिका से ही रखते हैं और वो टिकटॉक को अमेरिका ने बैन कर दिया है। जी हाँ, ये फैसला 6 महीने पहले गालिबन कांग्रेस ने किया था, उसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंडोर्स किया था और अब 6 महीने पूरे होने के बाद इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया गया और कल से, मतलब कि जो हफ्ते का दिन था अमेरिका में, हफ्ते की शाम से टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वजूहात बहुत डिफरेंट है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला नहीं है, वो मसला नहीं है जो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने पैदा कर रखा है। यहां अमेरिका ये समझता है कि टिकटॉक एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है और टिकटॉक अमेरिकन का सारा डाटा लेती है। हमारा तो डाटा आपको पता है अक्सर वैसे ही लीक हो जाता है। पिछले दिनों नादरा के जो जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, अभी भी सर्विंग है वो, उनके महकमे ने आके बताया था कि लाखों पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हो चुका है। लेकिन यहां पर अमेरिकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये जो चाइनीज प्लेटफॉर्म है ये वसी पैमाने पर अमेरिकियों का डाटा जो है वो ले रही है और इससे उनके प्राइवेसी के इश्यूज बन रहे हैं और उन्होंने टिकटॉक को एक कंपनी के तौर पे, क्योंकि वो चाइना की कंपनी है, बैन किया है। बाकी तमाम दुनिया की जो कंपनीज हैं और सोशल मीडिया है उसको वो बैन नहीं कर रहे, वो एज इट इज चल रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सदर ट्रंप ये समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था और उन्होंने वादा किया था कि जब वो सदर बनेंगे और अपना दफ्तर संभालेंगे तो वो टिकटॉक को बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तमाम लोग उनको उनका वादा याद करवा रहे हैं और हमें भी लगता है कि अगले चंद दिन में सदर ट्रंप जब अपने ओहदे का हल्फ लेकर, कल ही हल्फ लेकर वो सदर बन जाएंगे, तो आने वाले दिनों में वो टिकटॉक के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें लोगों की डाटा की सिक्योरिटी भी हो और साथ साथ लोग टिकटॉक भी इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने सियालकोट से रखते हैं। सियालकोट में एक ड्रामा हुआ था, कभी सास भी बहू थी का ड्रामा की किस्त हमने पिछली दफा आपको बताई थी, जहां पर बाजी मरियम लोगों को, मीन जो बच्चियां हैं, उनको गले मिलती हैं और बच्चियां फूट फूट कर रोती हैं।
हसनैन बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर हैं, हसनैन रफीक, नया पाकिस्तान से। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, क्रेडिट उनका है। उन्होंने स्टोरी ये ब्रेक की कि आपने एक बाजी मरियम की एक तकरीब में देखा था कि एक बच्ची बोलती है, बाजी मरियम को पुकारती है और बाजी मरियम को कहती हैं कि मुझे आप भूल मत जाइएगा, मैंने आपके साथ तस्वीर लेनी है। बाजी मरियम कहती हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं भूलूंगी और आप आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाए, जो मेरी सीट है, ये मेरे पास ये बाजी मैं बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आकर मेरी सीट पर बैठ जाइए, और फिर बाजी ने उसे अपनी सीट पर बिठाया और फिर तालियां भी बजी और बाजी ने उसके ऊपर बड़ा बार बार अपने लिए सताइश इकट्ठी की। और फिर उसी तकरीब में दूसरी जगह पर एक और स्टूडेंट जो अपने सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी, वो जब बाजी के पास आई तो फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। ये किसी को समझ नहीं आई कि मेले में बिछड़ी हुई फुफ्फू मिल गई थी या खाला मिल गई थी उस बच्ची को। मरियम से मिलके बच्चियां फूट फूट कर रोती क्यों हैं? कौन सा ऐसा बटन है जो बाजी मरियम उनका दबाती हैं कि बच्चियों को रोना आ जाता है? ये बच्चियां शाम में अपनी माओं को भी मिलती होंगी और सुबह भी मिलके आती होंगी। अगर इन्होंने रोना ही होता तो घर से रो के आ जाती, यहाँ तो मेकअप भी किया होता है, वो खराब होगा, लेकिन भारत ये बच्चियां रोती हैं। तो इसके ऊपर सारा तासीर साहबा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की बेटी हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक सवाल पूछा था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, रैंडम स्टूडेंट्स, ये किस किस इमोशनल ट्रॉमा में हैं कि एक रैंडम खातून को मिलके, एक चीफ मिनिस्टर को मिलके, जिनको वो ज़ाती हैसियत में इमोशनली नहीं जानती, फूट फूट कर रो क्यों रही हैं? हमने भी इस पर तबसरा किया था कि ये बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग की जा रही है, बच्चियों को रोते दिखा के ये खवातीन के हकूक़ के खिलाफ काम किया जा रहा है। ये एक इमेज पेंट किया जा रहा है कि खवातीन वीकर हैं और वो ऐसे ही बात बात पर रोती हैं। वो जो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप्स हैं खवातीन के साथ अटैच्ड, उनको पुख्ता करने की मरियम साहबा कोशिश कर रही हैं, सिर्फ अपनी ड्रामेबाजी करने की। लेकिन अब कभी सास भी बहू थी जो ड्रामा की किस्त है, उसका ड्रॉप सीन हुआ है। और हसनैन रफीक साहब ने यह बताया है कि ये जो सियालकोट के कॉलेज के अंदर सब कुछ हुआ, ये बुनियादी तौर पर पूरी अरेंजमेंट के साथ ये दोनों नून लीग की जो वर्कर्स थी उनको लाया गया था, और लाया गया था गुजरांवाला से। आपके लिए हैरानी होगी, गुजरांवाला से ऑल द वे ये दोनों बच्चियां जो है इनको सियालकोट लाया गया और इनको पहले से कहा गया था कि आपने ये एक्टिंग करनी है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जो सियालकोट पहुंची गुजरांवाला से, जिनको अपनी कुर्सी पे बिठाया था, वो स्टूडेंट नहीं थी, वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। और जिस बच्ची को रोने की एक्टिंग दी गई थी, जो फूट फूट कर रोई, वो कोई रैंडम बच्ची नहीं थी, वो इन्हीं लेक्चरर साहबा की कजन थी। और इनके वालिद साहब जो हैं लेक्चरर साहबा के, वो नून लीग के, बताया जा रहा है मुबैना तौर पर वो नून लीग के साथ हमदर्दी रखते हैं या उनके वर्कर हैं या उनके वोटर हैं। अब इन हालात के अंदर आप खुद सोच लीजिए कि कितनी सस्ती एक्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ मुतालिया पाकिस्तान जो किताब है बच्चों की 10वीं जमात की, उसके अंदर बाजी ने चैप्टर एक ऐड करवाया है जिसमें अपनी और अपनी मरहूमा वालिदा की तस्वीर और अपना पूरा तारफ़ कि उन्होंने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या खिदमात अंजाम दी हैं, वो सब कुछ ऐड करवा दिया है। तो ये जो ड्रॉप सीन किया है हसनैन रफीक ने, ये मैं यही कहूँगा कि बहुत ही आला काम किया है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो ये है कि नजम सेठी कहते हैं कि हुकूमत और फौज फंस गई है। हुकूमत जानती है कि वो जिस भी तरीके से आए, उनको पता है कि 17 सीटों पर आए हैं। फौज को समझ आ गई है कि तमाम रास्ते उनके लिए बंद हो गए और उन्हें इमरान खान के साथ बात करनी पड़नी। अगर आगे बढ़ना है, कोई रास्ता तलाश करना है, तो इमरान खान के साथ बात करनी पड़नी है। ये अब नजम सेठी कह रहे हैं कि हुकूमत को पता चल गया है और फौज को भी पता चल गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अनहोनी हो जाती होती है, अनहोनी के लिए कोई बड़ा हादसा होना जरूरी नहीं होता। नजम सेठी कहते हैं कि कई दफा छोटी सी चिंगारी जो है बहुत बड़ी आग लगा देती है। उनके कहने का मतलब यह है कि ये जो जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जो जनरल्स हैं, जैसे जनरल आसिम जो DGISI हैं, और MI के जनरल, और दूसरे तमाम ये जो 4-5 ऊपर टॉप पर जनरल साहबान हैं, इन्होंने ये जो सारी अपनी इनकी प्लानिंग है, ये अब किसी छोटी सी चिंगारी से झुलस जाएगी, क्योंकि अब ये स्टेटस को बरकरार नहीं रह सकता। जो इर्द गिर्द के हालात हैं वो सारे बदल गए हैं, अमेरिका के हालात बदल गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत प्रेशर डाल दिया है। तो इन हालात में मौजूदा हालात चल नहीं सकेंगे, तब्दीली नागुज़ीर है और इन्हें अब इस बात को समझना पड़ेगा और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं सिंध से, जहां पर सिंध के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, सिंध इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है।
उनका नाम है गुलाम मोहिउद्दीन मुगल। उन्होंने चीनी कंपनी को यह कहा कि आपको ठेका तब देंगे अगर आप बुर्ज खलीफा दुबई में मुझे अपार्टमेंट लेकर दें। जरा ख्वाहिशें चेक करें जो गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं। उन्होंने कहा कि बुर्ज खलीफा में रिश्वत के तौर पर अपार्टमेंट दें और आपको तब ठेका देंगे। चीनी कंपनी ने इन राइटिंग में ये नैब को उनकी शिकायत कर दी। जाहिर है उनके पास पूरे सबूत होंगे, तभी वो नैब के पास गए हैं। हालात देखिए सिंध के, उन्होंने भी वैसे ठीक किया अपने हिसाब से। अगर जरदारी साहब और बिलावल साहब बड़े बड़े हाथ मार सकते हैं और दूसरे पीपल्स पार्टी के अकाबरीन, तो फिर गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा हम क्यों ना बहते दरिया में अपनी भी हम बाल्टी भर लें, तो उन्होंने भी कोशिश की है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि मराकश में जो कश्ती को हादसा हुआ था जिसमें 44 पाकिस्तानी, वैसे तो ओवरऑल 50 लोग उसमें जाँ बहक हुए थे, उसमें 44 पाकिस्तानी जानों से गए थे। उसके बारे में कई थेरीज आई। किसी ने कहा कि उनको सरों में गोलियां मार के मारा गया है, उनको पानी के अंदर फेंक दिया गया, जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो कश्ती डूब गई इसलिए उसके अंदर ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब 4 लोगों पर मबनी एक 4 रुकनी कमेटी जो है वो भेज रही है हुकूमत। अब वो टीए खाएंगे, उनके बारे नारे आएंगे और जुबानी जमा खर्च एक रिपोर्ट बनेगी, वो जमा होगी और होगा कुछ नहीं उस पर। ये 4 अफसरान जाएंगे, जुबानी जमा खर्च करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो एजेंट्स हैं, जो माफिया हैं, वो उसी तरह से काम करेंगे। गरीबों के बच्चे पहले अपनी जायदादें बेच के इनको पैसा देंगे, फिर जाकर समुंदर में बेचारे डूबेंगे। तो ये सारा वही सर्कल है जो चलता जा रहा है और अंधे समुद्रों के हवाले कर रहे हैं हम अपने बच्चों को। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इकोनॉमी तबाह कर दी है, तो अब इन लोगों के पास सवाए यहां से जाने के और कोई चारा रह नहीं गया। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे और वो ये है कि जवाद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गुलूकार जवाद अहमद साहब बिजली चोरी करते पकड़े गए थे और उन्होंने कहा है कि ये कोई डाका तो नहीं, कोई बम तो नहीं चल गया, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं हो गया कि आप सब ने वावेला मचा दिया है। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भूल जाइए ये अगर कुछ हो भी गया है। बिजली का 2 लाख रुपए पता नहीं बिल आ गया, मुझे पता भी नहीं था मीटर मेरे नाम पे है कि नहीं है, ये वापडा ने वीडियो क्यों जारी कर दी। बिल्कुल ही बेतुकी बातें करते रहे हैं और कोई ख्याली बातें करते रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि गुलूकार जवाद अहमद साहब को क्या जरूरत थी बिजली चोरी करने की, और अगर कर भी ली थी तो फिर अगर पकड़े गए थे तो पैसे जमा करवा देते। लेकिन वो मैं ना मानूं कि उनकी रट है और एक चोरी दूसरी सीनाजोरी हो रही है, बजाय इसके कि अपना गुनाह माने वो दूसरों पर वापस हमलावर हो रहे हैं। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।